Jain everyone, my name is Amit. I recently got recommended for CDS2 2024 and I would like to introduce Naveen, who also got recommended with me from the same board 32 SSB Jalandhar, and we are going to be the course meet. So today we would like to talk about how to approach for the SSB if you are preparing from home. So we would like to discuss few things जो कि that will be very beneficial those who are preparing from the home. So नवीन भाई, कि जैसे हम CDS के लिए हमने प्रिपेयर किया है, आई हैव गिवन सो मेनी अटैम्प्ट्स, यू हैव गिवन ऑल्सो, एंड फिर उसके बाद SSB रिटर्न के बाद आता है SSB. तो अगर कोई घर पे रह के प्रिपेयर करना चाहता है जो SSB कोचिंग नहीं लेना चाहता है, तो क्या चीज़ें वो ध्यान रखे? देखो यार, वही देखो सिंपल सी बात है. SSB का पहले जो सबसे बच्चे जो गांव में है ना, उनको ये लगता है कि वो SSB क्लियर नहीं कर पाएंगे. उनको लगता है कि वो बहुत हार्ड प्रोसेस है. बट ऐसा है कि अगर आप अपने एफर्ट लगाने को तैयार हो तो SSB आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो. ठीक है, मैंने भी किया है, तूने भी किया है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम एफर्ट लगाते तो हो जाएगा. तो जैसे हम बात करें तो पहले तो प्रोसेस का पूरा पता होना चाहिए कि प्रोसेस है क्या, है ना. क्योंकि अगर प्रोसेस का पता ही नहीं कि हमें किस लाइन पे जाना है, किस गाइडलाइन पे तैयार करना है, कौन सा फ्रेमवर्क है, तो तुझे पता कि हम तैयार नहीं कर पाते हैं उस वे में. मतलब पहले हमें पता होना चाहिए डिलीवर क्या करना है, एक्सपेक्ट क्या करता है, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. और उसका एक फ्रेमवर्क भी है ना, 15 OLQs डिफाइन की गई है कि इन OLQs के अराउंड हम कैंडिडेट को क्या है असेस करते हैं. तो वो OLQs आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी OLQs हैं और वो कैसे. चीज़ और हमने देखी कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी OLQs की, तो समवेट अगर देखा जाए तो OLQs हैं जो 15 OLQs, सब में कम और ज़्यादा सब में है. हाँ, ये मानते हैं यार, तो कम और ज़्यादा सब में है. ऐसा नहीं है कोई इंसान ऑफिसर नहीं बन सकता. बस बात ये होती है कि उनको अपनी क्वालिटी या तो प्रेजेंट करनी नहीं आती, या उनको कोई चाहिए कि ग्रूम करें उन्हें थोड़ा सा, कि किसी कम्युनिकेशन स्किल वीक है बट उसकी नॉलेज अच्छी है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट कम्युनिकेशन की वजह से वो अच्छे से नहीं कर पाता है. तो उसको क्या करना है, एक असेसर चाहिए या फिर एक ऐसा गाइड चाहिए जो कि उसको उस कम्युनिकेशन को स्किल को हेल्प मतलब मजबूत करने में हेल्प कर पाए. कोई ऐसा है जो कि नॉलेज है बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, दूसरे टाइम में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला होना चाहिए. ठीक है. और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपने एफर्ट जो है उस लेवल तक लेके नहीं जाते हैं. हम एक बार लगता है कि स्टार्ट किया हमने, किया स्टोरीज देख ली, हमें समझ में नहीं आ रहा है. पहली बार जैसे मेरे साथ हुआ, तुमने भी इतने सारे अटैम्प्ट दिए, तो ये होता ही है हमारे साथ कि एक बार अटैम्प्ट देते हैं, उसमें लगता है कि यार स्टोरीज बन नहीं रही हैं अच्छी, वेट अच्छे नहीं बन रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. एक बार वो ख़राब हो गया, फिर सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, और उस चक्कर में क्या होता है, हम आगे एफर्ट नहीं लगाते हैं. अब जैसे अभी बोला कि स्टोरी का, WAT का, मतलब पहले तो वही तीन टेक्निक्स है, साइक, GTO, इंटरव्यू. ठीक है. तो अभी जैसे हम स्क्रीनिंग की बात करें, नॉर्मल जो सबसे पहला स्टेप ऑफ द SSB, कि जहाँ पे आप एंटर करते हैं SSB गेट पे, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है Day 1 पे, जो कि आई कैन रिलेट इट वेरी मच, क्योंकि SSB में मेरे लिए स्क्रीनिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है. एंड आई बिलीव दैट कि बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे, बिकॉज मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं मुझे, और ना ही कोई मिलिट्री बैकग्राउंड का एक्सपोजर, ना ही कभी मैंने वीडियोज़ देखी या फिर कुछ भी. तो उसके बारे में पहले हमें बात करनी चाहिए कि स्क्रीनिंग प्रोसेस को कैसे अप्रोच करें या फिर कैसे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें. हाँ, तो पहले स्क्रीनिंग के बारे में देखो बात करें ना, देखो उसमें आपके OIR होता है सिंपल हमारा, और उसके बाद एक हमारा नरेशन और GD जो PPDT वाला पार्ट होता है वो होता है. ठीक है. तो ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी को तैयारी करनी स्टार्टिंग में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि OIR से एक बार ऐसे हो जाए कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी ठीक है या नहीं है. ठीक है. तो OIR के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSB में. ठीक है. अगर OIR की बात करें तो वो नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चंस ही होते हैं. अगर आपने 10-12 में भी मैथ्स वगैरह कर रखी है और नॉर्मल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, तो आपका रीजनेबिलिटी अच्छा होगा ही उसके बारे में. और दूसरी बात जो मेन चीज़ आती है वो आती है PPDT. अब उस पर क्या होता है कि हम सोचते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसको हमने कोई पिक्चर दिखा दी, अब सीधी बात वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है. मैं भी होता था स्टार्टिंग में, तूने अटैम्प्ट नहीं किया, तूने भी अटैम्प्ट ऐसे होगा कि ब्लैंक क्या ही दिखा दिया हमें, है ना. लेकिन ऐसा नहीं है. उसके बारे में सोचो कि PPDT आपको दिखाई जा रही है, इसका मतलब कोई स्टिमुलस है उसके अंदर, कोई उसके अंदर पिक्चर, कोई मूवमेंट है उसके अंदर, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को देखो कि मान लो 3 लोग दिखाए हैं, 4 लोग दिखाए हैं. ठीक है. कुछ काम भी कर रहे होंगे, वो कोई सराउंडिंग भी होगी, है ना, कि आसपास कोई मान लो बिल्डिंग बैठे हैं, या फिर किसी ऑफिस का सीन है, या फिर किसी स्कूल का सीन है. तो उससे फिर अपनी इमेजिनेशन पे जाओ. हाँ, और एक चीज़ और देखिए, जैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो मैंने मतलब जो मैंने देखा कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, नॉट ओनली स्क्रीनिंग प्रोसेस बट इन होल SSB, कि हम मेंटली और फिजिकली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते हैं कई बार. बिकॉज क्या होता है कि वो सडनली 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर देखनी है, 4 मिनट में लिखना है, बिकॉज हमने आज तक वो काम किया नहीं है कभी. तो सडनली जब देखते हैं 30 सेकंड पिक्चर, तो प्रोसेस ही नहीं कर पाता है दिमाग कि हो मतलब अभी देखना क्या है इसमें और क्या, तब तक पिक्चर चली जाती है. फिर आपकी वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर आपका वो स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन चला जाता है नरेशन में, जो कि मैंने खुद भी फेस किया था कि, और जिसकी वजह से मेरे को मतलब इतने अटेम्प्ट्स लग गए.
तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से कि मतलब पहले तो मेंटली और फिजिकली खुद को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको घर पे नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर देखिए, उस पर स्टोरी लिखो, फिर खुद ही नरेट करो। नॉर्मली आप जैसे बैठते हैं वहाँ पे एसएसबी मिरर प्रैक्टिस हो सकती है, मिरर प्रैक्टिस हो आपके सकती घर पे है। सब पे मिरर होता है, तो मैंने तो बहुत किया है मिरर प्रैक्टिस, है ना, तो उससे बहुत फायदा भी होता है कि आपको नरेट कैसे करना स्टोरी को। हाँ, स्टार्टिंग में स्टोरी अच्छी नहीं बनती, किसी की अच्छी नहीं बनती है, लेकिन जब आप एक बार बनाते हो ना, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हम इसको अच्छे से कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार गलत बनाओ चाहे सही बनाओ तो एटलीस्ट एक बार उसको बना के बोल के देखो, ठीक है। फिर किसी कोई आपका मान लो कोई है, आपका गाइड है, आपको कोई सीनियर है जिसको आप जानते हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी आपके पास कोई गाइडेंस है, ठीक है, हाँ, कैंडिडेट को ऐसे बता रहा है, तो उसको देखो कि उसने कैसे उन चीज़ों के बारे में सोचा, ठीक है। थोड़ा अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करो, है ना, कि आजकल कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, एआई चल रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई स्टार्टअप वगैरह के बारे में पढ़ लो, जैसे आजकल शार्क टैंक वगैरह के जो सोचते हैं, उनसे आपके आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आपको आप क्या थीम बना सकते हो। मतलब इन जनरल जो मैं देखूँ, मतलब जो हमने भी और आपने भी किया कि मतलब अवेयरनेस पे काम करना है, सिचुएशनल अवेयरनेस कि आपकी होनी चाहिए कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, आपको दैट्स व्हाट दे वांट टू सी। सही, और अवेयरनेस और साथ में ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप वो नहीं कर पाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि पिक्चर बहुत धुंधली होती है, वो शायद 90s की फिल्में देख ले तो उससे ज़्यादा क्लियर होगी। हाँ वही तो, क्योंकि पिक्चर एकदम बिल्कुल हेजी होती है पिक्चर वाले, है ना, तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि, और उसके ऊपर भी सोचना भी तो जरूरी है ना। मान लो एक एक्टर दिखाया गया है, और जो सिंगल कैरेक्टर 2 कैरेक्टर वाली पिक्चर्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ना, कि मान लो 2-3 लोग दिखाए गए हैं, अब उस पर आपके पास इतना स्कोप, आप उसको कुछ भी बना सकते हो, है ना। वो आपकी अवेयरनेस के ऊपर और आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हो, कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया अपने आसपास में, क्या पढ़ा है आज तक आपने, उसी के बेस पे आप वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे आप वो स्टोरी फॉर्म करेंगे, और फिर वही स्टोरी जाके आपका नरेशन बनेगी। और नरेशन वो वी नो दैट कि 45 से 50 सेकेंड्स मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है, वो आपका क्रिस्प फ्लो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत स्मॉल विंडो है, तो आपको अपना बेस्ट शो करना है, बिकॉज तीनों ही एसएसआर बैठे हुए हैं। हाँ, उसके लिए और एक एग्जांपल दूंगा यार, एक लड़की थी जो मेरे को मिली थी पहले, वो क्या करती थी, उसकी मम्मी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो क्या करती थी, अपनी स्टोरी उसको नरेट करती, उसकी मम्मी को हर बार उसको नहीं आती थी फिर भी वो नरेट करती थी, कि सामने बिठाए मम्मी को, मम्मी मेरे सामने बैठो, मैं नरेट करूँगी। उसको इंग्लिश भी नहीं आती उसकी मम्मी को, फिर भी वो कर रही है, तो वो क्या दिखाता है कि आप एफर्ट कितने डाल रहे हो। हाँ, और एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लो अभी एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि मतलब हमें चाहिए होता है कि कोई सामने हो, तब उनसे बेटर कोई और नहीं हो सकता है, बिकॉज दे हैव द एक्सपेक्टेशन कि जब हम नॉर्मली जब कोई भी जो जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो जानता होगा कि कोई उसका जब लव्ड वंस आता है खेलने के लिए, तो उनके ऊपर अंडर वो प्रेशर होता है कि आज मेरे पापा आए, मम्मी आए, तो मुझे परफॉर्म करना है। तो वो यहाँ बहुत आपने सही बताया कि जब मम्मी बैठी है, सामने बैठी है, पापा बैठे हैं, तो आपको वो फ्लो दिखाना पड़ेगा कि हाँ बेटा प्रिपेयर कर रहा है, और आपको मतलब और मोटिवेशन मिलता है उनसे, कि हाँ बोलेंगे हाँ यार अच्छा बोल रहे हो, तो हमारा बेटा अच्छा कर रहा है, उनके सामने आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा भी आता है, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप देख रहे हैं तो और अच्छा बनूंगा। तो यार घर पे कोई भी आपका पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली कोई और मेंबर है, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनको इंक्लूड करो, एंगेज करो उनके साथ, उनको बोल के दिखाओ स्टोरी, है ना, उनके साथ डिस्कस करो। कोई आपका ब्रदर है, सिस्टर है, जिसके साथ आप बात कर सकते हो नॉर्मली, उसके साथ करो डिस्कस ये स्टोरी, है ना। कोई सीनियर है जो कि यूट्यूब पे बता रहा है, कोई टेलीग्राम पे कोई चैनल है, उसके देखो कि लोग बना क्या रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, और उनसे थोड़ा बहुत सीख भी सकते हो आप, है ना। तो मतलब स्टोरी हो गई, नरेशन हो गई, नाउ कम्स टू द डिस्कशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे हमें पहले तो ब्रीफिंग सुननी है कि जो ब्रीफिंग जो देता है ऑफिसर, वो बोलते हैं कि यू हैव टू कम ऑन अ कॉमन स्टोरी, तो वहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है रादर देन द पार्टिसिपेटिंग, कि मैं अपना पार्टिसिपेशन दिखा दूँ कि नहीं मुझे अंदर जाना है। वहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हाँ आपने एक पॉइंट दिया स्टोरी का, फिर मैं दे देता हूँ। नॉर्मली ना उस पर गलती क्या करते हैं कि हम डोमिनेट हो जाते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी स्टोरी असर्ट करते रहते हैं, अपनी स्टोरी असर्ट करते रहते हैं, हम मानते हैं कि हमने ही बेस्ट बनाई है। देखो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी स्टोरी बेस्ट हो, बट हमें क्या करना है, ग्रुप से कॉमन स्टोरी निकालनी है। तो वो आपके ग्रुप के साथ कितने आप कोऑपरेट करते हो, कितना आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो सीधी बात है, उसके लिए आपको ग्रुप चाहिए, 4-5 लोग आपको, अगर आपके आसपास जो है जो कि तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत से लोग मिल जाते हैं आपको, है ना, कि हम मान लो किसी चैनल से मतलब जो हमने भी कर रखा है कि जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस हो गया, गूगल मीट पे हो गया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा वो मतलब एक मेंटली आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने वो कर रखा है। और उसमें लास्ट में देखा जाए तो यही है कि जैसे अगर आपको एक ग्रुप दिया गया है, तो वहाँ से कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो, दैट्स दे वांट टू सी। बिल्कुल, और ये ग्रुप के साथ रह के सीखोगे आप, तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ इंगेज हो, जो आपके कॉमन गोल्स हैं फाइंड आउट करो। लोग मिल जाएंगे जो तैयारी कर रहे होंगे CDS की, SSB की, लोग मिल जाते हैं जनरली, सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं और टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाते हैं बहुत से लोग, है ना, ग्रुप भी बने होते हैं जो कि साथ में तैयारी करते हैं।
तो आप उनका सहारा ले सकते हो। आई थिंक कि आप ग्रुप को तभी इन्फ्लुएंस कर पाओगे जब आप ग्रुप में रहे हो और वो एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। वो चीज़ एक्सपीरियंस की। तो चलो नवीन भाई, अभी हमने स्क्रीनिंग की बात कर ली, स्क्रीनिंग हो गए हम। नाउ नेक्स्ट कम द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी, इंटरव्यू, एनजीटीओ। तो जनरली साइकोलॉजी पहले दिन हो जाता है। हाँ, तो साइकोलॉजी की थोड़ी सी बात करते हैं अब कि कैसे अप्रोच करें, या फिर क्या मतलब एज ए कैंडिडेट ही हम करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट द एसेसर्स। तो हम एज ए कैंडिडेट हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या हमने उसके बाद सुधारा ताकि हम वहाँ तक पहुँच पाए, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। देखो साइक का सबसे पहले तो वही टेट के बारे में अगर बात करें तो देखो आपको वही सेम पिक्चर दिखाते हैं, एक सिंपल सी स्टिमुलस होता है और उसके अराउंड आपको ऑब्जर्व करके उसके अराउंड कोई आपको अपने एक्सपीरियंस से कोई स्टोरी बनानी होती है। आप क्या देखते हो, कैसे उस चीज़ के बारे में सोचते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है ना। और वो पिक्चर्स आपकी देखो हम कई बार सोचते हैं कि बिल्कुल हाई गोल बनाएंगे हर पिक्चर में, है ना, और वो बहुत ऐसे करते हैं कि हर 12 की 12 पिक्चर्स में आप इतना वो बना रहे हो अपने आप को कि आपसे तो मतलब ऊपर है ही नहीं कोई, है ना। ऐसा भी नहीं करना है। तो कुछ स्टोरीज ऐसे हैं जो कि फैमिली के अराउंड आती हैं, कुछ स्टोरी ऐसी हैं जो कि आपके फ्रेंड के अराउंड आती हैं, कुछ एसआरटीज आते हैं जैसे कि आप मान लो आपको डेड बॉडी दिखा दी कि मतलब आपके घर में दादी की डेथ हो गई है तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे, एक्सीडेंट हो गया है कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपको सिचुएशन को समझना सबसे पहले, तो ऐसे नहीं कुछ भी उठा के बना दिया उसके अंदर कि पहले स्टोरी बना के लेके गए, थीम सेलेक्ट की और वहाँ पे जाके चेप दिया ना। मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो आप वहाँ पे पिक्चर दी जा रही है, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, उससे वो देखना क्या चाहता है। अब जैसे दो लोग बैठे, जैसे हम अभी बात करें तो ये हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब हम कैसे बात करें, कैसे डील करें, तो ये हमारा सोशल फैक्टर देखना चाहता है कि हम कैसे सोशली कितने घुल मिल रहे हैं। और जब जैसे अभी डेथ वाली आपने बात की तो वहाँ पे हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आती है, प्लस सोशल आता है काम अगेन कि आप फैमिली के साथ कैसे कितने अच्छे से फैमिली को डील कर रहे हो, ताकि कल को जब आप पलटन में जाओगे वहाँ भी हम सेम सिचुएशन फेस करेंगे कि हमारा बडी, हमारा कोई भी सोल्जर, ही विल बी मार्टर्ड टू द कंट्री। तो आप कैसे उस चीज़ को डील करेंगे, और फिर उसके साथ आपको यूनिट को लेके भी चलना है, आपको एसवार नहीं भूलना है, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने कसम खाई थी या मुझे अपने देश के लिए सर्व करना है। और एक और चीज़ जो हम चेक करते, जैसे कोई फंक्शन का सीन दिखा दिया, कोई स्कूल का सीन है या फिर कोई ऑफिस का सीन है, उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एबिलिटी भी दिखा सकते हो ना, इन द सेंस कि आप उन चीज़ों को लेके अपने आप को पहले मान के चलो ना कि आप एक्चुअल में वो काम कर रहे हो, है ना। जैसे कि अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ कि आपके अंदर ऐसे प्लानिंग स्किल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आपके अंदर स्किल है कि आप वो काम कर पा रहे हो, है ना। देखो कि चीज़ें होती कैसे हैं एक्चुअली में, प्लान करते कैसे हैं लोग। मान लो कोई सीन दिखा दिया डिफेंस वाला, है ना, उसमें फौजी बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसमें दिखा दिया कि कोई गन वन लेके जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मिशंस प्लान कैसे होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, है ना। आपको पता होना चाहिए, मान लो आपको कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है तो आपको वो भी देखना है ना कि मान लो मुझे कोई डिबेट कंपटीशन, कोई क्विज कंपटीशन, कोई फेस्ट फेयरवेल मुझे ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अभी आपने बात की कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किसी काम को करना कैसे, तो यहाँ वी विल से दैट कि हमारे जो बच्चे हैं जो नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे हैं, आइदर दे आर फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज या फिर पास आउट हो चुके हैं, तो दे आर वर्किंग। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं यही 3 कैटेगरी में हैं। तो स्कूल वालों के लिए आई वुड से दैट कि मोस्ट दे हैव टू पार्टिसिपेट इन स्टेज परफॉर्मेंस एंड जो आपने क्विज कहा, डिबेट कहा, ताकि उनको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहे, ताकि जब वो टैट में स्टोरी लिखेंगे तो दे आर राइटिंग देयर ऑन स्टोरी रादर देन, और वो उसमें अपनी ही स्टोरी लिखनी है। दैट कैरेक्टर इज यू, योर ऑन सेल्फ, जो कि आप हीरो बन रहे हो। तो जब आपको पता है कि मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था क्विज में, तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। सेम गोज विद द प्लानिंग। जब आप प्लानिंग की बात करें तो हम घर में भी नॉर्मली 17-18 साल के हो गए हैं आप एनडीए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर 21-22 होंगे आप जब सीडीएस एंड एफकेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली ले लेनी चाहिए। हाँ, कि आपके घर की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हाँ घर का खर्चा इतना है, इतना अगर मेरे घर में पैसा आ रहा है तो ये राशन में जाएगा, ये इसमें जाएगा। ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगता है हमें, बट हमें करना चाहिए, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिकॉज इसने मेरी प्लानिंग को बहुत सुधारा, कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट आपको दिया कैसे आप हैंडल करो, दैट ऑल्सो सो दैट कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से ले रहे हो। और इवन हम ना जैसे फैमिली की बात की हमने, फंक्शंस वगैरह जैसे ना उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं हमें ना, कि मैरिज हो रही है घर पे कोई, या फिर कोई इवेंट या फंक्शन हो रहा है, तो उसको लेके भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। हाँ, तो देखो वही करना है वहाँ पे जो आप एक्चुअल में कर चुके हो, या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, ठीक है। और अगर नहीं भी किया, मान लो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी ट्राई कर सकते हो ना, अभी स्टार्ट कर सकते हो पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, है ना, तो उन चीज़ों को लेके आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हो। मतलब स्पोर्ट्स में आप और पार्टिसिपेशन करो, घर में अपनी जिम्मेदारियाँ लो, घर वालों की जिम्मेदारियाँ लो, फिर बाहर अपने कॉलेज में वहाँ पे किसी कल्चरल कमेटी में बैठ जाओ, या फिर और कमेटीज़ है। और जो वर्किंग है उनके लिए भी कहूँगा कि जैसे ऑफिस में भी बहुत अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। फन फ्राइडे आजकल होता है, जैसे कि आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे मैंने देखा ये कल्चर है फन फ्राइडे, तो वहाँ भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बट द स्मॉल लेवल और द लार्ज लेवल, वो आप छोटे एक्सपीरियंस रहेंगे तभी आप उसको लार्ज लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
चाहे घर पे कर लो, या कुछ प्लानिंग कर लो, घर पे ऑर्गेनाइज करवा लो कुछ। तुम्हें घर पे मान लो कोई पार्टी भी है नॉर्मल, तो उसको भी तुम ऑर्गेनाइज कराते हो, तुम्हारे ऑर्गेनाइज स्किल बढ़ते ही है ना। हाँ, वहाँ तो पे वो सामने आओ कि हाँ पापा मैं ये करूँगा, आप बैक ऑफ द स्टेज रहो, जब मुझसे गलतियाँ हो वहाँ आप समझाना। हाँ, यही तो इनिशिएटिव होता है ना। हाँ। वही ऑयल मतलब देखा जाए तो ओवरऑल जनरल लाइफ की ही चीजें हैं, वही है। इनिशिएटिव हो गया, प्लानिंग हो गया, करेज हो गया। करेज होना चाहिए ना आपने कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ पापा, लेट मी डू इट। बिल्कुल यार। और बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे और डिटर्मिनेशन होगी कि हाँ ये काम करना है। अगर कोई नहीं भी है घर में तो आई विल बी द वन कि जो कि फैमिली की जिम्मेदारी लेगा। हाँ, तो ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे ना अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। देखो किसी के होते हैं स्टार्टिंग में कि उसका आइडियाज़ आ रहे हैं बट वो कन्वे नहीं कर पा रहा है, हाँ। पिक्चर्स लिख नहीं पा रहा है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है उसके लिए, है ना। कम्युनिकेशन पे और काम करो, थोड़ा वो कैप पे और काम करो, इंग्लिश पे थोड़ा काम करो, वो हो जाता है नॉर्मली। मतलब बोले तो रिटर्न और वर्बल दोनों ही दोनों ही इम्पोर्टेंट है, important है। बिकॉज आपको रिटर्न साइकोलॉजी में दिखाना है और वर्बल आपको इंटरव्यू में, आपको जीटीओ में, जीडी में, लेक्चर में दिखाना है। एंड इन वाइल आपके ग्राउंड टास्क में वहाँ भी आपको इंटरपर्सनल दिखाना है कि आप कैसे कन्विंस करें कि ठीक है इन भाई ये वाला आइडिया नहीं काम कर रहा है तो इस वाले आइडिया पे काम करते हैं। जब तक आपने वो उस तरीके से काम नहीं किया होगा वो आपके लिए टफ होगा थोड़ा सा उस टाइम पे। और जैसे हम बात करें जीटीओ वगैरह की, किसी भी चीज़ टास्क की बात करें, उसमें प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। हम टेट में भी दिखाते हैं वही प्लानिंग स्किल्स अपने दिखाते हैं, ठीक है। बैट की बात करें तो बैट में भी हम वही दिखाते हैं कि अपनी क्वालिटी से रिलेट करके थोड़ा सा, कि अपने जो एक्सपीरियंस रहे हमारे या फिर हमने जो अपनी लाइफ में किया है कुछ, हम उस वर्ड को अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई गेम्स है तो उसको लीडर के कोई वर्ड आ गया मान लो, तो उसके ऊपर कैसा वर्ड बनाएगा, टीम आ गया कुछ ऐसा, है ना, तो उस पर वो अपना अच्छा वर्ड बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है ना। तो बट उसके लिए क्या है, आइडियाज आ रहे हैं बट वो लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप वोकैब पे थोड़ा मतलब देखा जाए तो वो रियल लाइफ से ही रिलेट करना है आपकी, कि आपकी जब वो WAT आ रहा है तो वो आपका कोई एक वर्ड आ गया, स्टेमिना आ गया। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप बहुत अच्छा सेंटेंस लिख सकते हो, फिजिकल फिटनेस के ऊपर, फिजिकल फिटनेस के ऊपर लिख सकते हो, मेंटल स्टेमिना के ऊपर लिख सकते हो। और मान लो टीम आ गया, जैसे आपने बताया लीडर आ गया, अगर आपने टीम को लीड किया है, स्पोर्ट्स में किया है, किसी और कॉम्पिटिशन में किया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम भी है आपको प्रेजेंट करने का कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। और उसके लिए पता है मतलब बात वही होती है, हिंदी की जब बात आती है, कोई मतलब बच्चा हिंदी मीडियम से आ रहा है, गांव से आ रहा है, वो एकदम से इतना सेंटेंस नहीं बना पाता है। हाँ। तो बात वही है कि अपने थोड़े वोकैब के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, सुनना भी जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं थोड़े बहुत, या फिर इंग्लिश के पॉडकास्ट कुछ आ रहे हैं ऐसा यूट्यूब के ऊपर, तो वो चीज़ सुननी भी जरूरी है। इससे कि आपके जो स्किल्स हैं, बहुत वर्बल और लिसनिंग स्किल्स है ना, वो दोनों चीज़ सुधर जाती है। मतलब जो कि कहूँगी मैं कि आपको एनवायरनमेंट वो ज़्यादा एनवायरनमेंट जरूरी है यार, क्योंकि मैं भी उसी एनवायरनमेंट से हूँ, आप भी हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा बिहार रहा हूँ, तो वी आर फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो हमारे घर में भी वो माहौल नहीं रहा है, तो हमने भी वैसे ही डेवलप किया है कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मूवीज़ देख ली, पॉडकास्ट देख लिया, ताकि आपके माइंड को वो सिग्नल जाता रहे कि हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें हैं, ये भी करना है हमें। और जब वर्ड आते हैं तो ऑटोमेटिक सेंटेंस ऐसे बन जाते हैं, मतलब कि आपके माइंड में एटलीस्ट वो फॉर्म तो हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना। अगर इंग्लिश नहीं आती है आपको, अगर आपके स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपको आइडिया आ रहा है, फिर आप उसको लिख नहीं पाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि अपने ऊपर पहले स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा काम भी करना चाहिए। पढ़ो, सुनो भी इंग्लिश, है ना, पढ़ो भी और बोलो भी, जो तीनों चीज़ें करो। इन्वायरमेंट ऐसा लेके आओ कि 4-5 लोग आपको ग्रुप अगर मिल रहे हैं तो ट्राई करो मैक्सिमम इंग्लिश में बहुत बातें करो, टाइप भी करो, चैटिंग करो, वो भी इंग्लिश में करो, कुछ सुन रहे हो, मूवीज देख रहे हो, कुछ वो भी मतलब आपको 24/7 उस मोड में रहना है कि मुझे मतलब सीखना है कैसे भी प्रिपेयर करना है। बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है कि फौज में कंटिन्यूस लर्निंग है, आप ट्रेनिंग में जाओगे, उसके बाद ये वायूस कोर्स में जाएंगे, आप कमांडोज कोर्स में जाओगे, बहुत कोर्सेज हैं। मतलब वो एक मीम भी चलता रहता है कि फौज में आया था कि पढ़ना ना पड़े, अब यहाँ पढ़ भी रहा हूँ और दौड़ भी रहा हूँ, तो दोनों करना पड़ रहा है, करना तो पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यस, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जैसे TAT की हम बात करें तो एक छोटा सा जो मैं फॉलो करता था TAT के लिए, और मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी अभी जिसमें रिकमेंड उसमें भी फॉलो करता था उससे पहले भी, कि मतलब आप बच्चों का ये रहता है कि TAT मैंने लिख लिया, अब मुझे कैसे पता कि ये सही है या फिर क्या गलत है, मतलब कैसे रिलेवेंट है। तो जो मैं फॉलो करता हूँ कि जैसे आपने पिक्चर देख ली, स्टोरी लिख ली, नाउ नरेट योर स्टोरी, आर यू एबल टू इमेजिन दैट पिक्चर, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज रेलिवेंसी सबसे पहला ही स्टेप है, रेलिवेंसी। उसके बाद हाई गोल लो गोल वो तो बात की चीज़ है, वो तो हमें भी पता लगता है, क्लियर होता है कि ये हाई है ये लो है, बट रेलिवेंसी ही नहीं पता लगा पाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है, स्टिमुलस जरूरी है। उसके लिए सिंपल सी बात है, आपने स्टोरी लिख ली, स्टोरी को नरेट करो, आर यू एबल टू इमेजिन दैट इमेज, सेम पिक्चर या फिर समवट सिमिलर टू इट, स्टोरी में वो पिक्चर आ रही है कि नहीं, हाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ये इशू मैंने बहुतों का देखा है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके चले जाते हैं कि ऐसी स्टोरी, वो पिक्चर स्टोरी में आ ही नहीं रही है, कहीं नहीं रही है, स्टोरी अच्छी है, एक्शन सच है, सब कुछ अच्छा है, बट वो पिक्चर ही नहीं आ रही है कहीं भी स्टोरी में। मतलब आप रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे हो अपना, जो दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग पिक्चर ही नहीं बना रहे, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी नहीं बना रहे हो, तो फिर फायदा ही क्या है उस स्टोरी का ऐसे का।
तो रेलेवेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। TAT ऐसा हो गया, फिर WAT में एक आधी चीज़ें और जैसे बोली जाती हैं कि बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, ताकि आप यू विल हैव मोर आइडियाज़। फिर कम्स टू द SRT बात है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में अगर देखा जाए तो डेली लाइफ सिचुएशंस ही होती है कि कभी कोई नहीं मान रहा, कभी आपके पापा नहीं मान रहे, कभी लड़ाई होगी दोस्तों में, जो कि होती रहती है अक्सर। वहाँ पे आपको रियल लाइफ में कैसे हैंडल कर रहे हो वो भी वही है ना, आपको यू हैव टू बी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड लीगल। देखो मैं तो यही अप्रोच फॉलो करता था कि बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल एंड बी लीगल, है ना। लॉजिकल इन द सेंस कि मान लो कोई इशू, मतलब आपके सामने कोई आ गया है, ठीक है, आपके पीछे कोई आपका पीछा कर रहा है, लॉजिकली हम यही सोचेंगे ना कि यार पीछा कर क्यों रहा है, हम उससे पूछेंगे जाके, है ना, तो बात वही पड़ती है। और अब मान लो आपको कुछ दिख गया कि मतलब रात चलते आप जा रहे थे, किसका आपको पर्स मिल गया, मोबाइल मिल गया, लीगली आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, उसको पुलिस के अंदर देंगे। हाँ, उसमें अगर कोई नंबर है या फिर कुछ है या फिर तो उसको कॉल कर सकते हैं कि हाँ आई फाउंड दिस, प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम मी, या फिर नहीं है तो पुलिस को हैंड ओवर है ना। और बी प्रैक्टिकल, मान लो कि आपके कोई पेरेंट्स आपकी कुछ बात मान नहीं रहे हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया, वो बात नहीं रहे, प्रैक्टिकल आदमी क्या करेगा यार, कन्विंस करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं झगड़ा करने लग जाएगा वो, ऑफ कोर्स नहीं, झगड़ा नहीं, वही नहीं करना है ना बस। बस कल को ऐसा भी होगा कि जब आप यूनिट में जाएंगे तो वहाँ भी हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट होगा कि हाँ नहीं इस काम को ऐसे करना है, वहाँ पे हमें अपना लॉजिक देना पड़ेगा कि नहीं इस काम को अगर ऐसे करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। हाँ, ये बस वही, फिर एसडी में वही बात आती है नॉर्मल। फिर एसडी में तो वही अपने बारे में ही लिखना थोड़ा सा है, बताना होता है अपने, बट आपको जो आप लिख रहे हो ना, आई वुड से कि जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो दिखाओ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लेते कैसे हो। हाँ, कि मैं घर के फंक्शन फिर अब वही बात आई जो हमने पहले की थी। हाँ, कि टेट से रेलेवेंसी कैसे निकालोगे आप, है ना। तो वो देख रहे हैं कि कैसे सीक्वेंस बन रहा है TAT, WAT, SRT में और फिर अगेन SD में। तो SSB का प्रोसेस बहुत सुंदर है कि मतलब वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेते हैं कि अगर उस चीज को फेक कर रहे हो, फेक मत रादर देन फेकिंग कि उस चीज को एफर्ट करने लग जाओ, एफर्ट रियल लाइफ में करने लग जाओ ना। रियल लाइफ में एक अच्छा मतलब अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ ना उन चीज़ों को लेके कि हाँ आप एक्चुअल में प्लानिंग कर रहे हो, एक्चुअल में कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, स्किल्स अपने डेवलपमेंट करो, है ना। तो जरूरी है कुछ आपको काम मिल रहा है छोटा मोटा, वो करने लग जाओ, है ना। घर के जो फंक्शंस वगैरह उनमें पार्टिसिपेट करो ना, उसके फ्रेंड के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ग्रुप स्किल्स बढ़ेंगे। जो आपके वो फ्रेंड वाला ओपिनियन लिखना होता है उसमें आप पता है कि आपको क्या लिखना है। अगर आप जॉली हैं तो हैं, आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे और तो आप उसमें एग्जांपल भी दे पाओगे ना। मैं जॉली इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैं उनके साथ ऐसे काम करता हूँ, है ना। और मान लो जैसे जो वर्किंग है, हमारे हम वर्किंग वालों के लिए बात करते हैं तो उसमें वो दे कैन डू वेरी गुड कि SOR दिखा सकते हैं, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ या फिर इनिशिएटिव लेता हूँ। जो टीम मीटिंग होती है, मीटिंग बहुत फेमस है कॉर्पोरेट वालों के लिए, मीटिंग खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपने आइडियाज दे सकते हैं। अगेन इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो ये बहुत जनरल लाइफ चीज़ें हैं जो कि OLQs हम बात कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट वगैरह, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टीम को कैसे लीड करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट हो गया कि हाँ हु इज़ गोइंग टू लीड दिस प्रोजेक्ट, वहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं, सर मैं आई हैव दिस एक्सपीरियंस तो मैं लीड करना चाहूँगा। तो दैट इज़ अप टू योर कैपेबिलिटी कि आप इनहेंस भी करें। अगेन वही लर्निंग एटीट्यूड, और देखा जाए तो घूम फिर के वो वही कॉमन चीज़ें हैं सारी। हमने अभी साइक की बात कर लिया, अभी जैसे आते हैं आप GTO पे। हाँ, तो GTO का जैसे भी होता है जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है कि GD, GP, PGT, HGT, तो GD फिर नॉलेज की बातें। देखो GTO का सिंबल नाउ ग्रुप टेस्टिंग, सीधी बात है। आप ग्रुप के साथ कैसा बिहेव करते हो, सीधी बात है। अगर आप ग्रुप में रहे हो, पहले टीम में रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रुप स्किल्स थोड़े से अच्छे होते हैं। बट अगर नहीं भी रहे हो तो ट्राई करो ग्रुप के साथ रहने का, अच्छे फ्रेंड बनाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ डिस्कस करो चीज़ों को, आपको जो माहौल मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसमें रहो। 4-5 लोग ऐसे पकड़ो जो कि आपकी लाइन के हैं, जो कि CDS की ND की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ रहो, है ना। डिस्कस करो उनके साथ चीज़ें, प्लानिंग करो कि आप तैयारी कैसे करोगे पूरी, है ना। तो अगर आपको मान लो घर से भी तैयारी करनी है तो आपके पास ग्रुप तो चाहिएगा यार, ग्रुप के बिना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब SSB इज ऑल अबाउट हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द ग्रुप, सिंपल। बिकॉज कल को आपको ग्रुप में ही रहना है, आर्मी में कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वहाँ ग्रुप, 1 फॉर ऑल फॉर वन, वही बात है। अब फिर वही जब हम बात कर रहे हैं GD की, GP की, तो एक चीज़ और हम सुनते हैं, मतलब हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया कि जैसे वी ऑल्सो मेट फ्रॉम द SSB ओनली, तो वो बोलते हैं कि SSB में जो आपने दोस्त बनाए वो ज़िंदगी भर आपके दोस्त हैं। तो उससे बेटर क्या होगा कि आप जिनके साथ प्रिपेयर कर रहे थे, जिनके साथ स्क्रीन आउट हो रहे, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे, उनके साथ रिकमेंड हो। जैसे वी आर गोइंग टू द कोर्स मेट, तो हमने साथ में प्रिपेयर किया हुआ है। तो हम जैसे GD की बातें करते थे तो नॉर्मल GD ना करके हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे भाई अभी US जो कर रहा है 25% टैरिफ लगाया है, वो क्यों लगाया। जैसे अब आज हम दोपहर में बात कर रहे थे कि ट्रम्प वो पता नहीं क्या कर रहा है,
उसको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब फिर इंडिया ने जैसे किया कि हार्डली 0.2% हिट कर रहा है हमारी जीडीपी पे। और यही क्या करता है, स्किल डेवलप करता है यार। हाँ। यही बात है कि जैसे आप डिस्कस करोगे ना, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा ना, आप उनके साथ ये बातें करोगे। एक तो फ्रेंड सर्कल वही है कि घूम फिर के आ गए, बस कुछ बात नहीं। एक फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जिसमें आप बातें कर रहे हो सोशल इश्यूज़ के बारे में, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, नेशनल इश्यूज़ के बारे में। तो ऑब्वियसली आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, अक्रॉस द डायमेंशन सीखने की जो सोचने की जो एबिलिटी है, वो आपकी क्या होगी, ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे दोस्त जरूरी है, ऐसा ग्रुप आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दोस्त का अच्छा आईआर अच्छा हो, किसी कोई दोस्त बीटेक वाला तो उसका टेक अच्छा हो, एआई पे अच्छा बोल सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे। और जैसे मैं बीए बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा है, तो मैं आपस में सीख सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज। और यही चीजें होती हैं जब आपको आउट ऑफ द जीडी, जब आप एक पॉइंट बोलते हो और वो आप सोचते हो कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कहीं सुना था, बट आ जाता है वो दिमाग, वो आ जाता है दिमाग, सोच भी पाते हो आप। हाँ। किसी दूसरे का पॉइंट सुन के कुछ और आ जाता है ना। अब जीडी में तो एक चीज़ और, मैं वही अगेन फिर कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन की बात हो जाती है। पार्टिसिपेशन वही कि आप बस बोल रहे हो, अपने बोलने के लिए बोल रहे हो। कंट्रीब्यूशन की जब आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, क्योंकि जीटीओ बोलता है कि यू आर डिस्कसिंग अमंग योर सेल्फ, मतलब वहाँ ग्रुप को लेके चलना है अगेन। तो आप वहाँ पे ग्रुप को कैसे लेके चलोगे, आप बोलोगे भी, सुनोगे भी, तभी आपको साथ ग्रुप कोऑपरेट करेगा और ग्रुप के साथ आप कोऑपरेट करोगे। सुनना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। देखो दोनों चीज़ जरूरी है। अपने आपको ज़्यादा वो भी दिखाना कि मैं ही सबसे बड़ा यहीं पे हूँ, ठीक है, और अब ये भी नहीं दिखाना कि मैं सबसे कम हूँ, ठीक है। तो ना अपने आप को बिल्कुल टॉप पे दिखाओ, ना अपने आप को बिल्कुल लो दिखाओ। ग्रुप को साथ लेकर चलो, पार्टिसिपेट को जितना हो सके, इनिशिएटिव लो ग्रुप को, कि कंट्रीब्यूट करो ग्रुप में, रादर देन कि डिबेटिंग विद ईच अदर। आप कंट्रीब्यूट करो ना एक दूसरे के साथ, मतलब लॉजिकली पॉइंट दो, लॉजिकल कम्युनिकेशन करो और ग्रुप डायनामिक्स, और वही अपना मैनरिज्म की, मतलब कैसे आप ग्रुप के साथ बिहेव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ऊंची आवाज़ में बात करनी है, या फिर किसी को कुंग फांडा बन गए वहाँ पे हाथ मार रहे हो कि नहीं स्टॉप, यू स्टॉप, लेट मी स्पीक, ऐसा नहीं करना। तो यही 3-4 चीज़ें बेसिकली जीडी के लिए। फिर अब जीडी में कि थोड़ा सा नॉलेज वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं, कैसे उसको इनहेंस करें, बिकॉज एट लास्ट तो वही नॉलेज रहेगा, तभी आपके कंटेंट रहेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। यार आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है ना। देखो चैट जीपीटी इतना वो हो गया कि आपके लिए इतना सिंप्लीफाई हो गया कि चीज़ों के बारे में कोई इशू डालो, उसके बारे में ऑलमोस्ट आपको एक फ्रेमवर्क तो मिल जाता है कि आपको कैसे उसके बारे में तैयार करना है, ठीक है। आपको डेटा वगैरह को लेकर लायबल नहीं है चैट जीपीटी अभी भी, बट उसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो डेटा आपका फ्रेमवर्क मिला है आपको, वही डेटा आप क्रॉस चेक कर लो गूगल से, है ना। एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, आपका न्यूज़पेपर जो कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वो तो कंपलसरी है, वो तो मैंडेटरी है, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वो बेस फंडामेंटल है। फंडामेंटल। और उसके बाद फिर बोला जाए तो अब जैसे मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स हो गई, वो पढ़ सकते हैं आप। कुछ न्यूज़ चैनल्स है, जैसे अपने ये सनसेट टीवी है, जो मतलब रिलायबल सोर्सेज। पॉडकास्ट वगैरह भी बहुत कुछ चलते हैं आजकल। पॉडकास्ट वगैरह मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। स्पेसिफिक पॉडकास्ट चल रहे हैं आजकल की, हाँ, जियोपॉलिटिक्स के चल रहे हैं, कि कहीं मिलिट्री के चल रहे हैं, कहीं टेक के चल रहे हैं, मतलब आप नॉलेज एवरीवेयर ट्राई तो करो, ढूंढो तो उसको, है ना। मिलने को हर चीज़ है यूट्यूब के ऊपर या फिर आपके इंटरनेट के ऊपर, हर चीज़ है मिलने को, है ना। जरूरी नहीं कि आपको कोई पढ़ाई जाके, आप सेल्फ भी अपने आप को पढ़ा सकते हो, कि आप खुद जाओ सर्च करो कि इंडिया यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। आपको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की भी पूरी पीडीएफ मिल जाती है, आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर वैसे पूरे वीडियोस मिल जाते हैं। और हमें मतलब थोड़ा बहुत ये भी ध्यान देते रहना पड़ेगा कि अभी क्या चल क्या रहा है, कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे पीएम हैं, प्रेसिडेंट है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भी हमें आइडिया मिलते रहते हैं, क्योंकि इस कंट्री के साथ हमारा ऐसे रिलेशन है, अच्छे हैं, तभी वहाँ जा रहे हैं। अभी जैसे हम इंडिया यूएस का देख रहे हैं कि डील हो रही थी, सडनली आउट ऑफ नोवेयर टैरिफ आया, मतलब ऑल दो पहले से चल रहा था, फिर टैरिफ आया, उसके बीच में एक थोड़ा सा फ्रिक्शन आ रहा है। हाँ, तो उस चीज़ को वैसे सोचना ही पड़ेगा, मतलब लॉजिकली आप कैसे सोच रहे हो उस चीज़ को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जीडी हो गया हमारा, फिर वही GD2 अगेन सोशल इशूज़ और ऐसा टाइप। तो सोशल इशूज़ तो हम वही अगेन सिचुएशनल अवेयरनेस, आसपास में हमें देखना पड़ेगा हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रादर देन द प्रॉब्लम सीकर हमें वो सॉल्यूशन गिवर बनना पड़ेगा, और कि कैसे मतलब इस अगर अपने लेवल पे इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और एक नेगेटिव नहीं होना है, पहली बात हो। देखो जीडी वगैरह हम बात करते हैं सोशल इशू के बारे में, हम ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, कि हम नेगेटिव लीड पे बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। लीड पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव बोल रहे हैं, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो हर जगह, प्रॉब्लम हर जगह। बट यू हैव टू शो कि आप कंट्री को लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो, कि आपकी जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नेगेटिव चीज़ें हैं बट वो क्या है, क्यूरेबल है ना, तो आप उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, रादर देन की प्रॉब्लम्स है जिस बर्तन द थिंग इज दैट कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, रादर देन आस्किंग कि कंट्री ने मेरे लिए क्या किया है। मतलब आप कैसे, बिकॉज आप ही कंट्री को बना रहे हो, वो कहा जाता है ना कि कंट्री इज मेड ऑफ द मेन, तो आपको वो मैन बनना पड़ेगा कि हाँ कैसे हम इसको सॉल्व कर सकें, ताकि हम अच्छा प्रॉस्पेरस कर सकें, एक प्रॉस्पेरस कंट्री बन सकें। ठीक है, तो अभी जीडी पे बात कर ली हमने, सेम मतलब लगे हाथ आप लेक्चरेट पे भी कर लेते, बिकॉज इस सेम लाइन पे है।
तो वही अगेन आप जब जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो लेक्चरेट के लिए भी वही पढ़ना तो सेम ही है, बस बात वही है कि जीडी में आप ग्रुप के अंदर बातें बोलनी है, लेक्चरेट में आपको इंडिविजुअली बातें बोलनी है। तो बस आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिसमें आप क्या है लॉजिकली चीज़ों को अरेंज करके ना। देखो अगर बात करें फिर वही पीजीटी एचजीटी वगैरह कमांड टास्क के, देखो हम बात करें ना गाँव वाले बच्चे जैसे होते हैं उनके तो ये जुगाड़ वगैरह है ना, ये बचपन से है ना। मान लो जैसे चप्पल वगैरह का एग्जाम्पल दे कि चप्पल अगर टूट गई है उसको काट के बनाते उसको ऐसे कि उसको डंडा वगैरह लगा के उसमें ऐसे घुमाते हुए फिरते थे। चप्पल टूट गई है तो क्या करते थे उसमें रस्सी फंसा के और आगे वो डाल देते थे, नीचे से गांठ मार देते, नीचे से गांठ मार लेंगे या फिर वो कील लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। तो ये जुगाड़ उगाड़ वही तो है ना कि हमें क्या करना, बस फट्टा बल्ली रस्सी। फिर वही रस्सी की जब आप बात कर रहे हैं तो आप गाँव में रहे, आप भी रहे, मैं भी रहा, भैंस कैसे बांध रहे हो, नॉट कैसे बांध रहे हो, जो हम यहाँ इंग्लिश में बोलते रहते हैं ये वाली नॉट बांधो, वो वाली नॉट बांधो, वो बैलेंस करना और वो सब तो यहाँ मतलब टेक्निकल बातें हैं, बट हम नॉर्मली भी तो करते आ रहे हैं वो चीज़ें गाँव में, और नॉर्मली अपनी लाइफ में भी करते आ रहे हैं। मान लो कुछ टूट गया फूट गया, उसे कैसे जोड़ना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है ना। कि मान लो कहीं आप नॉर्मल लेते हो दीवार कूदनी है हमें, अब दीवार कूदनी है तो कैसे कूद सकते हैं, है ना, पेड़ वेड़ पे चढ़ना है, सीधी बात है, आप कैसे रस्सा कहाँ पे डाल सकते हो, तो उसमें लॉजिकली लगाना है कि अच्छा मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ इतना ज़्यादा जंप नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ से चलता हूँ मैं, है ना। तो ये भी ज़रूरी है। तो आप स्ट्रक्चर घर पे बना सकते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखो कि किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। फट्टा बल्ली रस्सी आपको घर पे मिल सकते हैं अगर आपको तैयारी करनी है तो। घर पे मान लो दीवार है, ठीक है, मान लो घर पे आपके कुछ है कि मान लो कुछ टूटा उटा आप खुद भी बना सकते हो, कुछ लोहे की चीज़ वगैरह से, कोई बेंच पड़ा टूटा है, कोई टेबल चेयर कुछ पड़ी है, तो उसको कि उल्टा सुल्टा करके कि इसको मैं कैसे किस टेबल बना सकता हूँ, कुछ ऐसा फट्टा बैलेंस कैसे करना होता है, रस्सी कैसे बांधनी होती है ना। तो वो चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर यूट्यूब पे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको दिख जाते हैं। स्ट्रक्चर वाला थोड़ा जनरली प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए, जो नहीं देखा होता है कभी भी। बट अगर एक बार अगर जैसे जिसने कर रखा है ना थोड़ा बहुत कि उसने गाँव में चीज़ें कर रखी हैं पहले, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। उसको एक बार बस समझ में आ जाए ना कि उसको स्ट्रक्चर्स कैसे क्रॉस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कर लेता है। हाँ, इवन दोज हु आर लिविंग इन द सिटी आल्सो, मतलब आपको लॉजिकल सिंपल बात है। लॉजिकली मैं कैसे इस चीज़ को कैसे स्टेबल कर सकता हूँ, वही फट्टा लगाना है हर जगह, उसको कहाँ पे मुझे अपना पॉइंट ऑफ बैलेंस, वही इंग्लिश की बातें हैं ये बोलने के लिए, बस वही फट्टा सीधा रखना है, फट्टा सीधा कहीं रखना होगा, वो पीछे सपोर्ट, वही कि ऊपर सपोर्ट लगाना है, उठे ना, फिर आगे नीचे ऐसे। सिंपली मैं जो अभी तक मैं आप करता आया हूँ ऐसे कर लेता हूँ बस, और यही मेरा सॉल्यूशन होता है हर जगह कि ये ऊपर नहीं उठना है और ये नीचे नहीं जाना है, बस यही होता है। बस उसको देखना है, स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत जरूरी है यार। ये तो मैं बात करूंगा जैसे हम वहाँ पे बने होते हैं, जैसे भी स्ट्रक्चर बने होते हैं उनको पढ़ना जरूरी है, इन द सेंस कि उसमें कुछ भी चीज़ आपको दिख रही है, छोटी सी अगर नोच भी दिख रही है तो वो यूजफुल है। कोई गड्ढा दिख रहा है उसके अंदर, कोई टूटा फूटा कोई चीज़ दिख रहा है, वो भी जानबूझ के तोड़ी गई है, इन द सेंस कि कुछ ना कुछ उसका यूज होने वाला है। और बस कलर वाला कि आपको हमेशा बोला जाता है कि रेड है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, तो देखना व्हाइट है, बस व्हाइट हमें देखना, हमारे लिए और कुछ कलर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वही सेम रहेगा पीजीटी में, एचजीटी में भी और उसमें भी, सीटी में भी। हाँ, सीटी में बस ये थोड़ा पीजीटी और एचजीटी में ये देखा जाता है आप ग्रुप के साथ कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 10 लोग हैं, वहाँ आपके 10 अलग आइडियाज़ हैं, तो जरूरी नहीं कि सबके आइडिया काम ही कर जाए, बट ये भी हो सकता है 10 के 10 आइडिया काम भी कर रहे हैं, और वहाँ कितना कन्विंस कर ले रहे हैं आपके, हाँ चलो ये वाला आइडिया करते हैं, या फिर कितना इफेक्टिवली साथ में काम कर ले रहे हैं। क्योंकि ठीक है जिनमें कि ये वाला दोस्त ये वाला काम एक बार आइडिया लगा लेते हैं, नहीं करता है तो दूसरे वाला आइडिया लगाएंगे बड़े प्यार से, मतलब। फिर वही एचजीटी में भी सेम कर रहे हैं। सीटी में थोड़ा सा अलग है कि कमांड टास्क में हमें थोड़ा सा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, जब आपके ऊपर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीडरशिप चेक करता है। हाँ, एक तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लीड करना है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा वहाँ पे ये नहीं कि आपको बस वो टास्क करना है, टास्क तो करना ही करना है, बट आपको लीड भी करना है, इन द सेंस कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल क्लियरली बताना है, क्लैरिटी देनी है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है ना। काम करना अलग चीज़ होती है, काम करवाना अलग चीज़ होती है। प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है, और इस एक्शन के थ्रू हम ये वाला अचीव करेंगे गोल, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। जैसे सीटी में और एक चीज़ और हमने जो सुना है कि वो कई बार बोल देता है जीटीओ कि चलो काउंटडाउन स्टार्ट करो, और ऐसे वो प्रेशर बनाता है। वहाँ प्रेशर में नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ हंसते, मतलब हंसता ऑफकोर्स ऐसे नहीं बिल्कुल बेसर, तो नॉर्मल के हाँ सर ओके आई एम डूइंग, कोई बात नहीं, आपको लगे रहना है काम में, बस वही कंसेप्ट वही है, पीजीटी वाला है, जीटी वाला, वो सारा कंसेप्ट वही है, बट कमांड टास्क में बस एक ही बात अलग होती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसा बिहेव करते हो, कैसे उनके साथ लीड कर पा रहे हो, आप पावर में हैं तो आप कैसा बिहेव कर रहे हो, डायरेक्शंस कर उनको दे पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना, उनके साथ बिहेव कैसा कर रहे हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही एट लास्ट की मतलब आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में कैसा काम कर रहे हो। तो आई थिंक ऑलमोस्ट जीटीओ का तो ऑलमोस्ट कवर ही है। जीटीओ ऑलमोस्ट, फिर वो जीओआर रह गया, तो जीओआर में तो अगर आप खेल कूद रहे हो, हाँ, बट उसमें एक चीज़ और जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं भी हो, मतलब आप मतलब कि ऐसा कि आप बिल्कुल सबसे आगे नहीं रह रहे, तो सबसे आगे नहीं रहना होता, कि इन द सेंस कि आप सारा ग्रुप आपका पीछे पड़ा हुआ है, आप अकेले दीवार से कूद के जाते हो, तो सेल्फिशनेस आ जाती है।
आपको ग्रुप के साथ चलना है, ग्रुप के क्योंकि साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला बंदा फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल फिटेस्ट हो, और आपका लास्ट बंदा नहीं हो उस लेवल का। उसको लेके जाओ ना, वही तो ग्रुप होता है। वही तो ग्रुप उनको है। पुश करो, उनको उठाओ, उनको लेके जाओ, हेल्प करो दूसरों की, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, मोटिवेट करते हुए चलते रहो आगे। सिंपल जीवा का कंसेप्ट। और वो काइंड ऑफ गेम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो साथ में एक स्लोगन होता है, उसमें हम कर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, सब जोश में होते हैं। और तुम वहाँ पे टीम स्पिरिट दिखा सकते हो। हाँ, टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम के साथ कैसा रह सकते हो, ऑफ कोर्स। मतलब वहाँ एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ अगर आप उस चीज़ से सिलेक्ट नहीं हो रहे तो रिजेक्ट जरूर हो सकते हो। अगर आपने टीम में काम नहीं किया तो आप गए। आप अकेले खड़े हो, पूरा ग्रुप आपका बाहर है, आप अकेले अकेले उस साइड हो, अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं फिजिकली फिट हूँ, वो चीज़ हूँ। क्योंकि अगेन उसने जीटीओ जब बोलते हैं कि हाँ आप कौन सा ग्रुप जीतता है, वहाँ आप पहले पहुँच रहे हो, वो मैटर करता ही नहीं है कि आपका ग्रुप साथ में पहुँचना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट हमने जीटीओ कवर कर लिया कि जीटीओ में कैसे क्या करना है। नाउ कम्स टू द इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू का देखो एक फॉर्मेट तो देखो ऐसा है कि थोड़ा सा सीएक्यू जो क्वेश्चन वगैरह ना, देखो 2 पार्ट में होता है। जैसे रेपो बिल्डिंग होता है स्टार्टिंग, उसके बाद आपके जो मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है। रेपो बिल्डिंग में आपके जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ से आए हो, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके सिटी के बारे में बताओ, ठीक है, आप कैसे आए यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आने का, ट्रैवल कैसे किया, ट्रैवल में क्या क्या स्टेशंस पड़े, वो जो हमारे जनरल चीज़ें हैं। हाँ, तो वो तो थोड़ा बहुत तैयार करके जाते। देखो इंटरव्यू तैयार हो सकता है थोड़ा सा, मतलब इंटरव्यू को आप थोड़ा सा अपने लेवल पे तैयार कर सकते हो। बिना तैयार करे इंटरव्यू में जाओगे तो आई डोंट थिंक आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे वो सडनली क्वेश्चन आएगा। मान लो आपने कभी अपने नाम की मीनिंग सर्च ही नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि हाँ इस नाम का मीनिंग का क्या होता है, और एक बार वहाँ पे प्रेशर में आ गए तो वो क्लियरली फेस पे दिखता है, वो दिखता भी, और फिर आगे वो पूरा बिल्डअप होता रहता है, प्रेशर के ऊपर प्रेशर। और कहाँ पे आप क्या नींव रख रहे हो, उसी नींव पे आपकी बिल्डिंग चलेगी पूरे इंटरव्यू में। तो वो चीज़ है। मतलब अगेन फिर वही मैं जो मतलब देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वही सिचुएशनल अवेयरनेस, आपकी सिटी में क्या है, कैसे चीज़ें हैं, क्या खाने पीने का है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इफ़ यू हैव द 7 आवर्स और 8 आवर्स वेयर यू विल बी टेकिंग मी, आपको पता होना चाहिए अपनी सिटी के गाँव के बारे में, आप जिस सिटी में आए हो वहाँ का पता होना चाहिए। फिर अगेन जब हम बोलते हैं कि OLQs, तो आप जो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं वो भी तो प्लानिंग ही कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हाँ मुझे अच्छा इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम पे ट्रेन लेनी है, इस टाइम पे यहाँ ट्रेन से उतरूँगा। कई बार हो सकता है हम जैसे कई बार हम मैसूर ट्रैवल करते हैं AFSPs के लिए, इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, अब पूरा प्लान करते हो कि मुझे 3 दिन 4 दिन ट्रैवल करने में लगेगा, 3 दिन लगेगा बेसिकली, और ये स्टेशन भी आएंगे, हाँ स्टेशन आएगा, मुझे यहाँ रुकना है, आपको प्री प्लान करके रखते हैं बिकॉज रात को पहुँच सकते हैं आप जनरली, कई बार हो सकता है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बस वही है। देखो रेपो बिल्डिंग में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो ना, देखो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, या तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, है ना। अगर आपने अपने सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, आपने जो ट्रैवल एक्सपीरियंस किया उसके बारे में अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, तो वहाँ से आपका क्या है, तो नर्वसनेस होती है जो स्टार्टिंग के 2-4 मिनट वाली, वो काम डाउन हो जाती है, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है अब मैं तैयार हूँ, अब मेरे से पूछ लो। तो वहाँ पे आपको बेस्ट देना होता है। फिर वही बात आ जाती है इंटरपर्सनल की, वहाँ 2 बंदे बैठे हो, आप कैसे कितना इजीली कम्युनिकेट कर रहे हो और कितना इजीली कन्वे कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप कन्वे नहीं करोगे तो सामने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है यार इससे मैं क्या पूछूँ, ये बता ही नहीं पा रहा। तो इस वजह से कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे जो बेसिक चीज़ें वो तो प्रिपेयर करके जाऊँ मैं अपना। और फिर एक चीज़ और आ जाती है कि मतलब वो पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने क्लास 12th में या 11th में PCM ही क्यों चूज़ किया, और ऐसे ऐसे चीज़ें जो हम CIQ 1 जनरली बोलते हैं, जो एजुकेशन फैमिली रिलेटेड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अभी। हाँ देखो, पहला तो हमारा पर्सनल आता है कि सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह क्या क्या करी हैं, तो वो उनको तैयार करना सीधी बात है। मैं तो वही अप्रोच रखता था कि अपने जो क्वेश्चन है सारे CIQ के, वो उनके आंसर्स डिटेल में लिखो, डिटेल में कॉपी के अंदर लिखे होने चाहिए, और फिर उनसे अपने क्रॉस क्वेश्चन जनरेट करो कि मान लो कहीं पे जो PIQ है जो हम भरते हैं PIQ, वो बहुत इंपॉर्टेंट PIQ तो है। PIQ का तो देखो स्टार्टिंग से ही PIQ तो सबसे पहले PIQ जाएगा आपका अंदर, तो PIQ में जो भी लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज, स्पोर्ट्स, गेम्स, या फिर जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उनको बहुत डिटेल में तैयार करो, ठीक है। और वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपके आते हैं CIQ 1 में, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कैसी थी आपकी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी आपकी, इन सब चीज़ें आती हैं, गेम्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में आता है नॉर्मली, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ आपकी बहुत रिलेट करनी चाहिए। अगेन वही PIQ हमारा जो डिसाइड करता है फ्यूचर, वो बोलते हैं ना 1 पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर बट दैट पेपर विल डू, ठीक है। तो अगेन फिर उस पेपर के ऊपर आते हैं कि उसमें चीज़ें लिखी हुई थी, आप कहाँ सबसे ज़्यादा रहे हैं, आप कहाँ अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, और आप कहाँ परमानेंट रहने वाले हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वहाँ उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है कि आपके पर्सनल डिटेल, फैमिली कॉलम, उसमें आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, आप फैमिली में कितना इनकम है। अगेन जो हमने बात की थी प्लानिंग की, अगर आपको पता है घर में मेरे इतना पैसा आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये मेरा फैमिली इनकम है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस चीज़ को, आप फाइनेंशियली मैनेज कर रहे हो, तो आपको इजीली पता होगा, आप इजीली आंसर कर सकोगे कि हाँ ठीक है योर फादर इनकम इज़ 30,000, टेल मी वेयर
ऑल दीज 30,000 इन इन्वेस्टिंग और कहाँ कहाँ कितना खर्चा होता है। हाँ, तो आप अगर वो करने वाले हो तो आप बताओ, और खुद भी कमा रहे हो तो उसका भी आइडिया होना चाहिए कि Of course, कहाँ खुद पे भी आप वही, इन्वेस्ट again, कर फिर रहे वही हो, बात आ कहाँ जाती पे है, सेविंग self कर रहे हो, responsibility। ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आपका CAQ में भी आता है वैसे, एजुकेशन के बारे में तो आपसे पूछते हैं कि क्लास फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड या फिर 10th ऑनवर्ड बताओ अपने बारे में। तो वो भी जरूरी है कि आपके मान लो कोई परसेंटेज ड्रॉप हुई है ना, तो वो भी चीज़ जरूरी है कि आपके क्यों, यहाँ पर उसका वैलिड रीजन होना चाहिए, हाँ, ठीक of है। course। और आपको जस्टिफाई अच्छे से करना चाहिए उसको। कोई ड्रॉप ईयर लिया था तो उसका भी आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ड्रॉप ईयर लिया था, आप खाली नहीं बैठे थे, है ना। और उसके बाद फिर जैसे आप की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, क्यों नहीं किया, अगर ऑप्शन थे आपके पास तो वो हाँ, भी of जरूरी है course। आपका, है ना। मतलब इंटरव्यू इज ऑल अबाउट व्हाई, वाई कि वाई वो आपने क्यों वो किया और काम क्यों नहीं किया किया। और क्यों नहीं किया, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट चीज़। करता है। हाँ, किया भी क्यों important किया है, और क्यों 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 नहीं नहीं किया, वो भी किया। important है। अगर आप खेले इतना ज़्यादा क्यों खेले, पढ़े हाँ, क्यों नहीं, हाँ। और आप पढ़े ही तो इतना ज़्यादा क्यों पढ़े, खेल भी खेल सकते भी, थे। हाँ। तो मतलब दोनों एक बैलेंस बना तो के balance चलना बना है के चलना कि है। ओवरऑल एक पर्सनैलिटी चाहिए जहाँ पढ़ने वाला भी चाहिए। वही अगेन बात जब हमने की थी कि अब पहले तो मैं सोचा था कि जाके फौज में पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहाँ पढ़ना ही पड़ रहा है, दौड़ना भी पड़ रहा है। बैलेंस ही है यार, देखो Balance लाइफ चाहिए। में खेल कूद का बैलेंस चाहिए, पढ़ाई का बैलेंस चाहिए, और अपने मतलब एक बैलेंस पर्सनैलिटी ढूंढते हो, सिंपल सी हाँ। बात है। उनको सिर्फ एक बैलेंस पर्सनैलिटी चाहिए जो कि चीज़ों को लेके अवेयर हो कि Aware उसको करना क्या है लाइफ में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ भी होनी अवेयरनेस से चाहिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कि मैंने ये काम क्यों किया किया था है। और आगे ये करना है तो क्यों करना है, और व्हाई शुड बी हर इम्पोर्टेंट। डिसीजन का एक रीज़न होना चाहिए कि मान लो मैंने ड्रॉप ईयर भी लिया है तो मैंने क्यों लिया है, उसका मेरे पास एक वैलिड रीज़न था। मैंने कोई जॉब करनी स्टार्ट करी है, वो मैंने क्यों की है। मैंने डिफेंस फोर्सेस में जाना मतलब चाहा है, सोचा है, हाँ। तो मैंने क्यों सोचा है, तो वो जब आपका वाई वाई क्लियर होगा तो आप उस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे। रीज़न हर चीज़ का होना चाहिए। तो अब जैसे हमने बात की थी क्लास 9 से 10 से पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स है कितना, तो एक चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, आप भी मे भी किया ही होगा आपने भी, कि हम क्लास 5 से या 6 से हमने लिखना स्टार्ट कर देते कि हाँ मैंने इतने मार्क्स आए थे और इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम पे ये जीता था, मैं 7th में ये जीता था, इतने मार्क्स थे, 8th में, मतलब ईयर वाइज अपनी लाइफ लिख लेना। एक देखा जाए तो अपनी बायोग्राफी लिख लो। हाँ, लिखनी पड़ेगी यार, वो कॉपी के अंदर लिखो और फिर उसे क्रॉस क्वेश्चन जनरेट करो कि मान लो आपके स्कूल के कोई फ्रेंड्स थे, उनके बारे में पूछे हैं तो वो क्यों थे आपके फ्रेंड्स, है ना, वो क्या करते हैं करंटली, कैसे रह रहे हैं, कैसे आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आपके टीचर्स के साथ कैसे रिलेशंस हाँ, थे, उनके कौन से future टीचर्स goals आपके क्या हैं। फेवरेट थे, तो वो तो देखो पूरा लिखना पड़ेगा। CAQ1, CAQ2, CAQ3 तीनों जो CAQs हैं वो अच्छे से लिखो, उनके ऊपर अपने क्रॉस क्वेश्चन जनरेट करो, एंड आई थिंक वो आप खुद तैयार कर पाओगे, उसको आपसे बेस्ट कोई तैयार नहीं कर कोई सकता, नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो लाइफ आपने खुद जी है, वो चीज़ें आपने खुद करी है, आपके तो अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं उस पे। जो रीजन है वो भी आपके खुद के हैं, है ना, तो आपको उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, हम कई बार ये भी देखते हैं बच्चे करते हैं, इवन हमने भी गलतियाँ की हैं कि मतलब ये आंसर क्यों दिया था भाई, आप बता दो कि हम फोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये किसी का सबका अलग अलग होता हाँ, है, कि जैसे मतलब मुझे इस चीज़ के लिए करना है, मुझे खेलना है, या फिर मुझे टेक्नोलॉजी ज़्यादा या फिर मुझे पसंद पर्सनल है। ग्रोथ करनी है कि मेरे को हाँ। पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। मैं देखिए पर्सनैलिटी से इंस्पायर हूँ मान लो किसी की, हाँ। तो आपको कि इतनी टफ लाइफ होती है, चैलेंज लाइफ होती है, तो आई वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ, आई वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। तो सबके अलग रीजन होते हैं, किसी के पापा फौज में उसने मोटिवेट किया, हाँ। किसी घर में कोई फौज में नहीं है तो पहला वो बंदा बनना पहला चाहता बंदा है, बनना जैसे कि चाहता है, है ना? हमारा हम केस चाहते है थे कि भाई कि पहले we officer should be the बने, है ना? first person। हाँ, तो सबका रीजन अलग अलग होता है और सबका रीजन होना भी अलग अलग चाहिए, ठीक है। रटा रटाया आंसर वहाँ पे नहीं बोलना है, और कोई भी आंसर रटा रटाया नहीं बोलना है, नहीं सिंपल बोलना, सी of बात course। है। जब हाँ लिखो, उसके बारे में सोचो कि आपने वो काम किया क्यों, क्या रीजन थे, और उसके बाद इंटरव्यू को अच्छे से तैयार करो। CAQ1, CAQ2, CAQ3 तीनों चीज़ें अच्छे से तैयार करो, लिखो, लिखना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको सोच लो कि माइंड मैंने फ्रेम कर लिया, आंसर मैं वही बोल दूंगा, नहीं, फ्रेम कर लोगे बट उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। जब लिखोगे ना तब पता लगेगा कि इससे कहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस हो सकता है, हो सकते है हैं। ना? अब एक चीज़ और आती है जैसे क्रॉस क्वेश्चन, तो कई बार हो सकता है हम लिमिटेड सोच रहे हैं, बट वहाँ पे आपके दोस्त आपको बहुत अच्छा जानते हैं, वो हाँ, पर्सनली आपको personally जानते हैं, अंदर तक जानते हैं कि आप कैसे आपने वो काम क्यों किया था, क्योंकि वो रियल रीज़न जानते हैं, तो दे कैन डिग वेरी मच। इतना जैसे हम आपस में करते थे कि ठीक है, हम बैठ जाते थे सामने की, ठीक है CAQ1 तू बोल भाई, उसके बाद मैं आंसर करूँगा, क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे फिर उसके बाद। आपका फिर वही अगेन बॉडी एंड माइंड आपका प्रिपेयर हो जाता है, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि ठीक है मेरे साथ ये सिचुएशन होने वाली है। और एक शायद हम पॉइंट मिस करें, चल ठीक है, तैयारी अलग बात है, इंटरव्यू की तैयारी करना, क्वेश्चन तैयारी करना, बट बॉडी लैंग्वेज, आपका द वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें भी आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो। हाँ, तो of course। जितना आप इंगेज हो सको लोगों के साथ, चाहे वो छोटे हों, चाहे आपके हम उम्र हों, चाहे आपके बड़े, सबके साथ कैसे इंगेज होना है, छोटे के साथ कैसे बिहेव करना है, साथ के मेरे फ्रेंड्स से कैसे बिहेव करना है, साथ वालों से हाँ। रिस्पेक्टफुल, और बड़े और वालों सीनियर से कैसे रिस्पेक्ट करना है, जो बड़े हैं उनसे उनसे सीख कैसे सकते हैं, सीखना रिस्पेक्ट करनी है उनकी। तो वो उनके साथ हर चीज़ में कम्युनिकेट कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे आपको बातें करनी है, आपका आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब वो बोला जाता है ना कि आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी आपकी लैंग्वेज बोल body चुकी language होती है।
तो वो आपको उस बॉडी लैंग्वेज को तैयार करना पड़ेगा कि मैं अगर कल को एक ऑफिसर बनने जा रहा हूँ तो ये ऑफिसर ऐसा होता है, वो दिखाना है वहाँ पे कि भाई इस तरीके का एक मतलब इंसान हूँ जो कि ट्रेन हो सकता हूँ मैं, कि ये चीज़ें हैं मेरे में, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन होगा, एंड मतलब नॉर्मली आप कैसे देख रहे हो, कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो। और एक शायद कि जैसे हमने जो सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हैं उनको से तैयार करना पड़ता है कि उनके बारे में पढ़ना होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्लाइड जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। करंटली उस चीज़ को मान लो किसी ने मतलब कि टेक्नोलॉजी में कुछ किया है, ठीक है, करंटली उस चीज़ में क्या चल रहा है ना। जियोग्राफी मान लो मैंने जैसे जियोग्राफी से था मैं, ठीक है, तो मैंने अभी जैसे उस दिन बारिश, ऐसा हुआ कि बारिश आ रही थी वहाँ पे, है ना, जलंधर बोर्ड में, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था कि ज्योग्राफी आपने पढ़ी तो बताओ बारिश क्यों हो रही है। तो वो अप्लाइड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी जरूरी है थोड़ा सा, कि एक्चुअल में आप वो क्या एंड द सिचुएशनल अवेयरनेस, है ना, कि मतलब आपने कोई मान लो डिग्री की है, मान लो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, फिर पोल साइंस आपने पढ़ी है, तो क्यों पढ़ी है, उसका रिलेवेंस क्या है हमारे साथ। हाँ, मतलब यहाँ एक चीज़ और मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि जैसे कई बार होता है कई बच्चों के 12th में 11th में उन्होंने नॉन मेड ले लिया, फिर वो स्विच कर जाते हैं ग्रेजुएशन में कि बीए ले लिया, बीएससी ले लिया, या फिर बीटेक नहीं की उन्होंने कुछ अलग। जैसे कि मेरा केस भी यही है कि 12th में मेरे पास पीसीएम था, बट अगेन बीए फिर मैंने ले लिया बिकॉज वहाँ पे मुझे समझ आया कि थोड़ा मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगेन मैथ्स मेरे पास था, पीसीएम से मैंने वो मैथ्स कंटिन्यू किया बिकॉज मैथ्स भी अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने वो अपना वो पुराना चीज़ भी नहीं छोड़ी और जो नया मैं सीखना चाहता था, अगेन लर्निंग एटीट्यूड, वो भी सीखा मैं। तो आज मतलब जो चीज़ें हो रही हैं तो वो मुझे हेल्प भी कर रही हैं कि इंटरव्यू में भी जब मैं वो पूछता है जब इंटरव्यूअर के ठीक है टेल मी अबाउट 5 न्यूज़, वहाँ इकॉनमी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मैं एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर सकता हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है प्लस यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। फिर और जैसे जियो पॉलिटिक्स हो गया, तो आपको डाइवर्स बनना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली बात। और दूसरी बात बस वही, अपने माइंड को तैयार करो यार, अपनी माइंड और बॉडी को तैयार करो एसएसबी प्रोसेस के लिए। बहुत हार्ड प्रोसेस होती है इन द सेंस कि आप कर सकते हो अच्छा, बस अपने आप को तैयार रखो, कॉन्फिडेंस रखो, यू कैन डू इट। मतलब जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो और जो बोल रहे हो सेम होना चाहिए। सो आई थिंक अमित हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। इनफैक्टली जो कि घर से तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब हमने थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि आप कहाँ से तैयार कर सकते हो, कैसे तैयार कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर भी। बट अगर आपको असेसर मिल रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको असेस किया जाता है, जहाँ पे आप असेसर से कुछ सीख सकते हो, तो गो फॉर इट। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, उस इन्वायरमेंट में रहना कोई गलत बात नहीं है। तो आप वो चीज़ों का सहारा ले सकते हो। मतलब बोला जाए तो हर अर्जुन के लिए एक द्रोणाचार्य होना चाहिए। सो थैंक यू। आप एकलव्य भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।